प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज 9 जनवरी, लेकिन बड़ा अजीबो गरीब दिन, और वो इस हवाले से, इस हिसाब से कि आज ना कोई पार्टी रहनुमा, ना कोई फैमिली मेम्बर, ना कोई वकील, आज कोई भी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए नहीं गया। हालांकि आज मुलाकात का दिन था, और एक तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि जी कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं कि मुज़ाकराती कमेटी बानी से मिलना चाहती है। इस सिलसिले में जेल हुकाम से रब्ता किया जा रहा है, और जेल हुकाम कह रहे हैं कोई आएगा तो हम मिलने देंगे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में आज बहुत ही अजीब दिन था कि आज अडियाला जेल जो है वहाँ बैठा बानी पीटीआई राहें तकता रहा कि आज कोई मिलने ही नहीं गया, कोई मुलाकात के लिए नहीं गया। क्या वजह बनी है, क्यों ऐसा हो रहा है, और ये जो मुज़ाकरात हैं क्या अब आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अभी तक तो तातुल का ही शिकार हैं। कुछ बातें जो है जो आज रहनुमाओं की जानिब से की गई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले चाहूँगा शामी साहब, आप इस पर सर ज़रा आगाज़ करें। आज पूरा दिन वाकई कैद तन्हाई में गुजारा है बानी पीटीआई ने कि आज कोई मिलने ही नहीं गया उनसे। चलिए, तन्हाई की अपनी लज्जत है। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है कि जब वो जेल में गए तो कहा भी कैद तन्हाई की सज़ा हुई। अच्छा। तो उन्होंने सवाल किया कि अगर कैद तन्हाई जो है ये अजाब है तो फिर लज्जत क्या है? अच्छा। और रहमत क्या है? उनके नज़दीक तो कैद तन्हाई उसमें आदमी फिर अपने आप से बात करता है। अच्छा। अपने रब से बात करता है। अच्छा। तो कैद तन्हाई की एक अपनी लज्जत है। अब आज ये असल में बहुत ज़्यादा वकील इकट्ठे हो गए ना पीटीआई में, उनकी वजह से ऐसा हुआ। बस हमें जेल हुकाम का तो कहना ये था ना कि भाई जब मुलाकात का दिन है तो जो मुलाकाती आएंगे उनकी मुलाकात करा देंगे। बिल्कुल, आए, अपना नाम लिखवाएं, बताएं। वो समझते रहे कि हमें इत्तला आएगी, दावतनामा आएगा, दावतनामा आएगा, भाई इजाजत हो गई है, मुज़ाकराती टीम आ जाए। तो मुज़ाकराती टीम का मामला और है, जो एक रूटीन की मुलाकात होती है उनके वकला की या उनके अजीज़ों की, उसका मामला और है। तो ये गलत फहमी हो गई। अच्छी तरह गलत फहमी जो है ना इसी तरह होती है, और मुसलमानों की तो तारीख भरी पड़ी है इस तरह के वाक़यात से। अच्छा। ये लाजानी बातों से। वो तो कहते हैं ना, जब मंगोलों ने हमला किया ना बगदाद पर, तो उस वक्त भी कई जो अहले दानिश थे या एंकर पर्सन होंगे उस जमाने के उस जमाने के एंकर पर्सन, अच्छा, या कोई सोशल मीडिया पे वो इस पे गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा। कि कौवा जो है वो हलाल है, अच्छा, कि हराम है, या इसी तरह गधे के बारे में, घोड़े के बारे में। तो इस तरह की बहसें हो रही थी कि मंगोल आ गए। अब ये जो बहस है, भाई आपने क्यों नहीं बुलाया, हम कैसे आ जाएं, हमने क्यों नहीं, हमें दावतनामा नहीं मिला, हम कैसे चले जाएं, तो ये सारा इसी मसाइल नज़री में उलझ गया है खतीब। तो बहरहाल अब हमारी तो हमदर्दियाँ इमरान खान साहब के साथ हैं। चलो, उनको मौका मिल गया आज अपने आप से बात करने का, अपना एहतसाब आप करने का, एक दिन मिल गया। तो अब ये जो मुलाकात है मुज़ाकराती कमेटी की, अब पहले तो कहा गया भाई ये या सादिक साहब जो हैं उनको उन पे दर पे दस्तक दी गई। मालूम हुआ वो तो बैरून मुल्क गए हुए हैं। लेकिन उनकी अहलिया जो थी क्लियर भी कर दिया, थी। उनका ऑपरेशन था कोई उस सिलसिले में। और फिर वापस उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है मुलाकात कराना, मैंडेट नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है आपको फैसिलिटेट करना। बहरहाल अभी तवक्को लगाई जा रही है। आज तो ये भी कहते हैं आप चाहें दोनों कमेटी चाहें बता दें, वहाँ बैठ के अच्छी बातें की हैं आज गंडापुर साहब ने, और उसकी दाद भी दी है अल्लाह ताला ने। हाँ जी, कि बड़ी उन्होंने कहा है, ठहरे हुए लहजे में बात की है। तो बहरहाल हमें तवक्को रखनी चाहिए कि ये सारी बहसें ख़त्म हो जाएंगी, जो कट हुज्जती जो है ख़त्म हो जाएगी। सुन लें सर ज़रा गंडापुर साहब ने जो है वो किस लहजे में क्या बात की। आज उन्होंने कहा इंफरादी मुलाकातें हो रही हैं, और खान से जो है उन्होंने कहा कि मुलाकात हो जाएगी। ज़रा सुनिए। मुलाकात के लिए छोड़ा जा रहा है, इंडिविजुअल मुलाकातें हो रही हैं, और उसमें जो है जो मुलाकात जो है उसके हवाले से जो हमारी कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमती तरफ से, जो हमारे स्पीकर हैं या सादिक साहब, वो मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं, तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात होगी।
अच्छा, एक तरफ शामी साहब मिलने नहीं जा रहा कोई, लेकिन दूसरी तरफ उमर अयूब साहब जो हैं वो तो अब नौबत यहाँ तक आ गई कि वो चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आपके पास इख्तियार है तो भी बता दें, ज़रा उनकी भी सुन लेते हैं। उमर अयूब साहब जो हैं वो आज क्या फरमा रहे थे। 3 जुमले हमारी तरफ से आए हैं, 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के जरिए। नंबर 2 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा था स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब को और बाकी साथियों को कि जी आप ये डिमांड्स हमारी मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बना दें। 3 जुमले लिखने ना, और क्या है। तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हमें इजाजत दी है तो वो डिमांड्स रिटन में उनको मिल जाएंगी। उसके बाद क्या हमारी मीटिंग होगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, इसका जवाब हमें दे दें और आगे चीज बढ़ सकेगी। जब बार बार उनको तो एक ही विर्द आता है, वज़ीर आज़म इमरान खान। जब वो वज़ीर आज़म है तो उनसे मुलाकात कैसे रोक सकता है कोई दूसरा बंदा। अडियाला के वज़ीर आज़म है सर फिलहाल तो। अडियाला के कहाँ, फिर तो अडियाला को तो दरवाजे खुले रहने चाहिए। ये तो जो उमर अयूब साहब हैं फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते हैं माशाल्लाह, लेकिन अब तक लगता है, अभी तक लगता है कि स्टूडेंट लीडर हैं। जैसे हमारे शेख रशीद साहब जो है ना, वो स्टूडेंट लीडर नजर आते हैं, जाते हैं जब बोलते हैं। हाँ जी, तो ये भी जब बोलते हैं तो स्टूडेंट लीडर नजर आते हैं। कल भी कह रहे थे कब्र 1 मुर्दे 3, वो ये बातें करके चले। वो कह रहे थे कब्र 1 है मुर्दे 3 है। ये हमारे यहाँ यही झगड़ा पड़ा रहा, कभी कहा कब्र 1 है मुर्दे 2 हैं। अब बद के बंदे 2 हैं, मुर्दा तो 1 होगा ना जो दफनाया जाएगा। तो अब यह है कि बंदे 3 हैं, तो 3 में से भी 1 ने जाना है, तो इसीलिए फिर अपना खुदा खौफी कर ले। तो बहरहाल कब्र का और बंदों का झगड़ा पाकिस्तान में तो चलता रहा है, और सारे ही कब्रों में पहुंचे। तो कोई देर से पहुंच गया, कोई ताखीर से पहुंच गया। हमारे शेख मुजीबुर रहमान भी पहुंच गए, याहिया खान भी पहुंच गए, भुट्टो साहब भी पहुंच गए, और ज़ियाउल हक भी पहुंच गए, सब पहुंच गए। अच्छा, सबने वहीं पहुंचना है। इसलिए ये बात याद रख लें, अगर हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। एक दूसरे से मामलात करें और एक अच्छे तरीके से एक मुल्क को आगे बढ़ाएं। सर, कल इरफान सिद्दीकी साहब ने प्रोग्राम में एतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि जी मुलाकात हम नहीं करा सके। अब हुकूमती कमेटी के जो इख्तियारात हैं उस पर संजीदा सवाल उठ रहे हैं। हामी क्यों भरी थी अगर आप जो है बात यह है कि अभी आप इंतज़ार कर लें, तवक्कुफ़ कर लें। अगर एक आध दिन में ये मुलाकात नहीं होगी तो पर हुकूमती कमेटी का भी भांडा फूट जाएगा। अच्छा, हुकूमत का भी फूट जाएगा। अच्छा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप जिसका पास दूध जिसका होगा वो ले जाएगा, जिसका पानी होगा वो उससे वदू कर ले, ठीक है, या कोई और काम कर ले, हवाई जरूरियात से फारिग हो जाए। ठीक है। अच्छा सर, फवाद चौधरी साहब, असल बात यह है थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। अच्छा, तो देखते हैं कि आगे अब 1 दिन में 2 दिन में क्या होता है। ठीक है, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, आपकी तो कल फिर मुलाकात हुई है खान साहब से, तो ये आप इतनी मुलाकातें जो कर रहे हैं इसमें बातें क्या होती हैं? देखिए शामिल साहब, मैंने तो खान साहब से यही है कि जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें जो भी मामला है उसको तहम्मुल और बर्दबारी से समझने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से हमारा एक तो नैरेटिव है जो कि ज़ाहिर है कि हमारी जो इस वक्त बाहर लीडरशिप है वो पॉलिटिकली एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब देखिए ना, मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई का जो सबसे बड़ी नाकामी है 9 फरवरी को एक तो जो तहरीक नहीं चलाई और उसके बाद आपने जो अलायंस नहीं बना सके, ये एक बहुत नाकामी है कि आप एस्टैब्लिशमेंट से भी लड़ रहे हैं, आप हुकूमत में शामिल जमातों से भी लड़ रहे हैं, और आप कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है, फिर आप अपोजिशन जमातों से भी लड़ रहे हैं। और फिर आपका जो सोशल मीडिया में जो एक अकाउंट्स हैं, जो अग्रेसिव अकाउंट्स बाहर बैठे हुए हैं जिनका शायद बराह रास्त पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनकी भी जो एक किरदार है, ये सारे मिलके एक जो मामला है उसको ख़राब कर रहे हैं। दूसरी तरफ तो जाहिर है कि हम एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म हुए हैं 2 साल में, जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनका जो मुकाबला करने के लिए जो हिकमत अमली चाहिए वो नज़र नहीं आती। और मैंने तो खान साहब से रिक्वेस्ट की है कि मगर वो तो एक
एक एक बात में गाइडेंस लेते हैं, खान साहब से मिलते हैं अडियाला जेल जाके उनसे, फिर वो तो सारी जिम्मेदारी तो फिर उनकी हुई ना। वही तो उनको ये कहते होंगे कि इस तरह आप चलें, इस तरह रुक जाएं, इस तरह बोलें। शहरी साहब, बात यह है कि आप खान साहब को बहुत ज़्यादा जानते हैं और जाहिर है कि मेरा बहुत वक्त गुजरा है उनके साथ। 2016 के बाद तो दिन रात हम उनके साथ रहे हैं। इमरान खान को जो एक तो ये है कि दबाया तो नहीं जा सकता। ये जो मौजूदा लीडरशिप है इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें आप देखिए ना कि अली अमीन के अलावा जो लोग मिलते हैं बाकी, वो तो इमरान खान को उतना जानते ही नहीं है, ना इमरान खान उनको उतना जानते हैं। लिहाजा जो पॉलिटिकल एडवाइस, पॉलिटिकल एक आपको इंसाइट चाहिए और फिर जो स्ट्रेटजी चाहिए वो तो जाहिर है कि नहीं बन पा रही और नहीं बनी। मगर ओहदे तो उन्होंने तकसीम किए हैं ना, जिम्मेदारी तो खान साहब ने दी है ना उनको, वो बना रहे हैं। नहीं, दे नहीं ना सकते। खान साहब तो महदूद इस वक्त, अगर उनकी इंफॉर्मेशन ही महदूद है, मिसाल के तौर के ऊपर जब मैं इन्होंने बताया कि किस तरह से अरब हुक्मरानों के खिलाफ एक कैंपेन जो है वो चली है, उनको नहीं मालूम था। इसी तरीके से जो मैंने कहा कि पूरा हफ्ता तो हमने जमात के अमीर के ऊपर जो है वो तनकीद करते गुजार दिया है, तो उनको चीजें थी कि जो कि उन्हें नहीं मालूम। और उसकी वजह बुनियादी ये है कि ये जो लीडरशिप है ये तो खान साहब से रवायती बातों के अलावा कोई बात करने की शायद सलाहियत और जरूरत भी नहीं रखती, जिसकी वजह से उनका जो कट ऑफ है, जो खबर है या जो समझिए कि जो एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो खबरें चाहिए, जनरल खबरें तो होती हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो एक इनसाइट चाहिए वो खान साहब के पास नहीं है। ज़ाहिर तो सोशल आपको कोई रोल असाइन किया जा रहा है ताकि ये सारी, आप वज़ीर इत्तलात रहे हैं माशाअल्लाह, आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? देखिए, जाहिर है कि जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें खान साहब के साथ हम लोग अभी उस तरह से नहीं जुड़े हुए। हम लोगों को अभी जो है वो समझते हैं कि मैं बाहर आता हूँ तो करूँगा। मैंने तो उन्हें कहा है कि जिस तरह जा रहे हैं, 17 महीने तो हो गए हैं, तो आप पता नहीं, ये तो आपको बाहर लाने की सलाहियत नहीं रखते हैं। तो आप बरज़ख में हैं अभी। जो मुज़ाकरात हैं या गुफ्तगू है, हाँ, जो गुफ्तगू है या जो मुज़ाकरात हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो भी एक स्ट्रेटजी चाहिए। जिस तरह से अभी आपने कहा कि आप तौक़ुफ़ कर लें, देख लें मीटिंग हो या नहीं हो। इससे पहले देखिए, सच्ची बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट को आपस में एक मीटिंग चाहिए जिसमें वो ये तय करें कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। क्योंकि हमारे सामने है कि पूरी कोशिश की है राना सनाउल्लाह साहब ने और इरफान सदीकी साहब ने या सादिक साहब ने, ये मुलाकात नहीं करा सके। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत में या तो ग्रुप है, धड़ेबंदी है, और या फिर इन लोगों का एक कंफर्ट लेवल नहीं है अभी एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो मुज़ाकरात के लिए तो एक कंफर्ट लेवल, और इसीलिए जब इमरान खान कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें तो आप करते थे कि नहीं जी, आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो है वो करें मुज़ाकरात। लेकिन अभी फिर हमें पता चला है कि खान साहब तो बात सही कर रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टी के पास तो ये इख्तियार भी नहीं है कि वो अपनी हुकूमत में जेल में मुलाकात। राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं ना कि दोनों तरफ स्पॉयलर्स मौजूद हैं, वो अपने स्पॉयलर्स को पकड़ें, आप अपने स्पॉयलर्स को पकड़ें। लेकिन फिर आपका ज़रा तज्जिया, तबसरा, मशवरा अपनी जगह है, फिर खान साहब का इरादा क्या है, कैसे वो आगे बढ़ेंगे? नहीं, खान साहब तो चाहते हैं कि बातचीत भी बढ़े। देखिए, अगर तो सच्ची बात यह है कि अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाती पीटीआई, तो मुज़ाकरात तो होने चाहिए थे। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई वगैरह, ये लोग सारे अपोजिशन के साथ बैठे होते और मुज़ाकरात होते तो ज़्यादा वजन होता मुज़ाकरात में। अब सूरत हाल यही है कि इस वक्त पीटीआई तो अपोजिशन में भी जो है वो अकेली है, जो कि इतना अच्छा एक सियासी लिहाज से अच्छी बात नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान तो चाहते हैं कि बातचीत हो और चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन उनको ये यकीन नहीं है कि इस हुकूमत की कोई कैपेसिटी या उनका कोई इख्तियार है आगे बढ़ने का।
अच्छा, जो आप कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि जी हाँ, उनको कहा गया कि जी सोशल मीडिया पर बयानात, ट्रोलिंग वगैरह इस सिलसिले में जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं पार्टी बयानिए को, लेकिन जो अपने उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट होती है, इस बात का आपने उनको एहसास नहीं दिलाया या उनसे डिस्कस नहीं हुआ कि वो भी तो नुकसान पहुंचा रहे हैं? और बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि शायद वो जो एक ट्वीट आई है जिसमें उन्होंने, आपको पता है कितनी शदीद जो है वो बातें की हैं शिद्दत के साथ, उसकी वजह, उसके बाद से तो मुज़ाकरात जो है तातुल का शिकार है। देखिए, वो असल में प्रॉब्लम ये है कि देखिए, प्रॉब्लम तो है, सच्ची बात है कि एस्टैब्लिशमेंट के रवैये से प्रॉब्लम है। उसकी वजह यह है कि जब खान की आप लाइट ऑफ कर देते हैं 5-5 दिन, आप उनकी बच्चों से मुलाकात नहीं करवा रहे, उनकी जो है वो आप अखबारें जो है वो बंद है, फिर आपके सामने जो डीजी साहब ने जो प्रेस तो इजाजत मिल गई अब तो सब, हाँ, अब तो ये तो वो तो इजाजत मिल गई है। सही है साहब, ये छोटी बातें हैं, इजाजतें तो अदालतों से, शामी सर छोटी बातें नहीं है ना। जब आप 17 महीने जेल में हो तो ये छोटी बातें नहीं रहती ना, ये तो टीवी पे बैठ के छोटी बातें लगती हैं। जिस बंदे पे गुजर रही है उसके लिए छोटी बातें नहीं है। जब आप हम भी जेल में रहे हैं, इन सारी बातों को भुगत चुके हैं। ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान का माहौल सही है, लेकिन जब इतना तल्ख माहौल हो तो उसमें ये कहना कि एक तरफ से तो मीठी मीठी बातें होती रहे और दूसरी तरफ से गालियों की और फितना और इंतशारी पार्टी और ये, और फिर लोगों को जिस तरह से आपने अदालतों में धक्के मारे, तशद्दुद करते हैं और हम कंटिन्यू करी जा रहे हैं, वो भी होगा। तो मुझे आप बताइए कि इस लिहाज में कैसे मामला जो है तो ऐसा वावेला करने से काम नहीं चलेगा, हिकमत अमली बनाने से काम चलेगा, रास्ता बनाने से काम चलेगा। वो करना तो फिर अपना अपना मर्सिया है, आप पढ़ते रहें, वो भी पढ़ते रहें। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मर्सिया तो है जी जी जी, जी बोल कह रहे हैं, वो तो है ना, वो जो चीजें हैं हकायक वो तो है, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इसमें देखिए दोनों तरफ से एक स्टेप पीछे होना है ना। इमरान खान को बिल्कुल ये बात आपकी 100% ठीक है कि पर्सनलाइज अटैक्स नहीं होने चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, पर दूसरी तरफ से भी एक, या तो देखिए ना 2 साल में आपने इमरान खान का एक पॉलिटिकल नैरेटिव को अल्टरनेटिव बना लिया होता तो ठीक था। देखिए आप पाकिस्तान सारा इमरान खान के साथ है, आप उस चीज हकीकत को मानने को तैयार नहीं है, इस तरह तो नहीं फिर मुल्क चल सकता। चलें बहरहाल, आज मिलने कोई नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा आलम इस्लाम जो है खान साहब के साथ है, या शहबाज शरीफ के साथ है, या आसरवीर रज़ारी के साथ है, तो नहीं कहा जाता। सर जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उस वक्त कारकुनान तो जाते थे ना बाहर, जेल के बाहर खड़े हो जाते थे, नारे भी लगा रहे। यहाँ तो मतलब कोई अब बात बुनियादी ना एहतजाज पे निकलता है ना वैसे जाता है। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। बुनियादी बात यह है कि सिर्फ वाक़यात को दोहराने से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल हल करने के लिए तदबीर करनी पड़ती है, नाक़िन तदबीर से काम लेना पड़ता है। अभी तो आप देखिए कि उनके हुकूमत के और यानी इमरान खान के दरमियान क्या मामला होगा। अभी तो फवाद चौधरी साहब के और इमरान खान के दरमियान ही मामला नहीं हो रहा, यानी वो बेचारे खड़े हैं किनारे पर, उनको आगे आने की इजाज़त ही नहीं मिल रही कि दरिया में कदम रखते हैं। तो ये भी एक यही मसला हल नहीं हो रहा, तो दूसरे मसाइल की तो बात छोड़े। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती, तो वो बात बन नहीं पा रही है उनकी। इनका मसला ही हल हो जाए, यही कोई किरदार अदा करने लग पड़े और वो गरजने बरसने लग पड़े और जो तनकीद करते हैं दूसरों पर उस पर अपना कोई जौहर दिखाए, मगर इनको भी इजाजत आपको इतनी वैसे शायद उम्मीद क्यों है चौधरी साहब से कि ये अगर इनको कोई ओहदा या कोई इनको ले आते हैं तो ये कुछ कर लेंगे? ये तो आप उनको रिकमेंड करें ना, किनको? खान साहब जाने, अब उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा। अच्छा चलें। अच्छा शमी साहब, आज ना अली अमीन गंडापुर साहब ने एक और बात की है, वो सूबों मुतालिक और एक एहतजाज से मुतालिक उन्होंने बात की, जरा वो सुनते हैं उन्होंने क्या फरमाया। पेशावर यूनिवर्सिटी में वो मौजूद थे। पाकिस्तान जब से बना है 4 सूबे हैं और वही 4 सूबे चल रहे हैं। आबादी कितनी थी और आबादी कितनी हो गई, लेकिन सूबे नहीं बढ़ाए जा रहे क्योंकि हमें बादशाहत करनी है, डिलीवर नहीं करना। कि हर कोई चाहता है कि मेरे पास बड़ा दायरा इख्तियार हो। हमें इतना एक खौफ पे डाला हुआ है इस निज़ाम ने, इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। हमने कशकोर को तोड़ना है, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने पाँव पे खड़ा करें अपने हर इदारे को। इदारे जब पाँव पे खड़े होंगे तो फिर सूबा भी पाँव पे खड़ा होगा, मुल्क भी पाँव पे खड़ा होगा। हम एक अजीम कौम बनेंगे नहीं, हम एक अजीम कौम बन चुके हैं इंशाल्लाह। 1 साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है,
अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा, ठीक है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात की है कि सूबों की तादाद में इजाफा होना चाहिए। बहुत से लोग इस पर जोर दे रहे हैं कि सूबों की तादाद बढ़ाई जाए। अगर पीटीआई भी इसको अपना ले तो आसान हो जाएगा काम। इंतजामी यूनिट है, उनको बढ़ा दिया जाए। अभी तो आप देखिए बल्दियाती इदारों को तो इख्तियार नहीं दे रहे, तो ताकि उससे भी कुछ सुकून आए निचली सतह पर। तो सूबे अब तो देखना, एक 12-12 करोड़ 13 करोड़ के सूबे हैं, बहुत बड़े बड़े सूबे हैं। इनको छोटे सूबे बनाने चाहिए, छोटे इंतजामी यूनिट बनाने चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर अहले सियासत में एक कंसेंसस बनाना होगा। एक तरफा तौर पर तो कोई जमात इस काबिल नहीं है। दस्तूर में तो बड़ी पेचीदगी है तो सूबे बनाने के मामले में। तो मैं तो एक खुद इसका हामी हूँ कि सूबे बने, लेकिन बारह एक प्रोसेस के जरिए बने ना। ठीक है। अच्छा सर, मरियम नवाज साहिबा जो सूबे की जो वला हैं वो आज मौजूद थी पाकपटन में, वहाँ पर जो उन्होंने तकरीर की, खिताब किया, उसमें एक दिलचस्प सूरत हाल भी आई। ज़रा पहले दिखाते हैं क्या फरमाया मरियम नवाज साहिबा ने। लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं। अब आपको अगर सड़क अवेलेबल नहीं होगी तो आप अपनी जो आपका जो फार्म टू मार्केट रोड है वो आपने अपनी प्रोड्यूस लेके जानी, वो आप कैसे लेके जाओ। जहाँ सड़क बनती है वहाँ तरक्की आती। सड़क के बगैर कभी कहीं तरक्की नहीं आ सकती। नौजवानों को स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, नौजवानों को लैपटॉप्स मिल रहे हैं, तो नजर आ रहा है कि ये पैसा उन पे खर्च। पिछली हुकूमत ने ये पैसा किधर रखा? कौन ले गई है? गोगी ले गई पैसा। भाई बात यह है, सड़क जरूरी है, सड़क से तरक्की होती है, लेकिन सड़क जो है उससे सहूलत होती है। उसके लिए सड़कें तो हमने बना ली हैं, कारखाने नहीं लगा सके, सनतें नहीं लगा सके। सही। सड़क अपनी जगह अहमियत रखती है और सनतें अपनी जगह अहमियत रखती हैं। एक बुनियादी एक बड़ा प्लान बनाना पड़ता है ना। सिर्फ सड़कों से मामला नहीं हल होता, आसान होता है, आपको आने जाने में आसानी होती है, कम्युनिकेशन जो है वो मजबूत बेहतर होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि आप आगे बढ़े ना, वो सनतें क्यों नहीं लग रही, सरमायाकारी क्यों नहीं हो रही, इस पे गौर करना चाहिए हमें। ठीक है। प्लान की सर आपने बात की है। सड़कों से तो अब सड़कें बनी हैं। हाँ। तो लोग गाड़ियां फराटे भरते फिर रहे हैं। हाँ। पहले बसों में बैठ के सफर करते थे, गाड़ियों में जाते थे, अब कारों में जाते हैं। पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया। बिल्कुल। तो देखिए अब मैं देखता हूँ हाँ। चाइना में भी, इंडिया में भी तरक्की साथ साथ हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है और उसके बाद उन्होंने सनतकारी जो है वो उसमें भी इजाफा हुआ है। दोनों चीजें मिलकर नतीजा पैदा करती हैं। सही। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, उसको इस्तेमाल ना कर सके, तो फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। अब आपने बिजली बनाई इतनी महंगी जिसकी हद कोई नहीं है, और फिर जो आपने सी पैक के मंसूबे बनाए थे वो आके गारत कर दिए। अब हमें इस पर भी गौर करना है, एक पैकेज चाहिए। ये एक सिर्फ एक मामला करने से, एक कदम उठाने से हर तरफ मामला नहीं बेहतर हो जाएगा। सही। कई कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है। और सड़कें भी जरूरी हैं, वो बनानी चाहिए, इसमें मोटरवेज भी जरूरी हैं, लेकिन सनतकारी भी तो होनी चाहिए, सरमायाकारी भी तो होनी चाहिए। ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो सोना उगलने लगी है, और इस सिलसिले में कुछ नजूमी भी कह रहे थे। सरफराज शाह साहब भी हमारे पास आए थे और वो भी ये पेशगोई करके गए। शामी साहब, सर अटक के मकाम पे कहा जा रहा है कि वहाँ पे सोना मौजूद है, रिवर बेड में, दरियाए सिंध में, शेर दरिया, बस निकालना है। इंडियन मीडिया जो है उसमें काफ़ी शोर मचा हुआ है। अच्छा। कि पाकिस्तान जो है उसमें सोना उगलने वाली है उसकी ज़मीन। तो हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम हसन मुराद साहब, जो माशाअल्लाह वज़ीर मादनियात थे निगरान हुकूमत में, और आप ने भी कोई ये सोना जो है तलाश किया था उस वक्त। तो आपका कहना था कि 28 लाख तोले सोना दरियाए सिंध के नीचे अटक के मुकाम पर मौजूद है। तो यह हकीकत इसी तरह जी शामी साहब, ये बात यहाँ से शुरू होती है कि हमें एक दिन रिपोर्ट हुआ कि तकरीबन 40 से 50 एक्सकेवेटर जो है
वो अटक में जिधर दरियाए इंडस जो है, रिवर इंडस जिधर से पंजाब में दाखिल होता है, इधर लगे हुए हैं और वो कोई एक्सकवेशन कर रहे हैं। तो हम लोग जो हैं जी वो केपीके में प्राइवेट लोग और पंजाब के अंदर ही केपीके में भी और पंजाब के अंदर भी और केपीके और पंजाब के बॉर्डर पे भी। तो हमने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता लगा कि वो सोने की तलाश में है। अच्छा। तो सबसे पहले तो हमने सेक्शन 144 तलाश में है, ये पा चुके हैं और उधर हासिल भी उनको थोड़ा बहुत कुछ हो रहा था। तो हमने फिर जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो सबसे पहले तो हमने सेक्शन 144 किया डिप्लॉय। उसके बाद हमने एक जीएसपी के ज़रिए स्टडी कराई और इस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए हमने स्टडी कराई और इसमें इन्होंने 127 मुकामात से तकरीबन 500 सैंपल इकट्ठे किए। अच्छा। और ये पूरी एक 25-27 किलोमीटर की बेल्ट है जिसके अंदर इसके डिपॉजिट जो हैं उनको मिले और उनकी ये अजम्पशन थी कि इसमें एविडेंस रिसर्च और जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं उससे साबित होता है कि तकरीबन 28 लाख तोला सोना जो है उधर मौजूद है। और आज की अगर आप कीमत लगाएं 2,80,000 रुपये तोला तो ये तकरीबन 800 अरब रुपए बनते हैं। अच्छा। तो हमने फिर किया ये कि 800 अरब रुपए का सोना ये सिर्फ अटक के करीब मौजूद है, उसका गिरदोनवा में जी, दरिया सिंध के नीचे 75 मुरब्बा किलोमीटर ये तकरीबन 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। 18,500 एकड़ है। होता ये कि ये जब आपका पानी आता है दरिया से, पहाड़ों से, तो उसके अंदर छोटे छोटे जो गोल्ड के रिजर्व और डिपॉजिट्स होते हैं वो अपनी डेंसिटी की वजह से आके इस मुकाम पे आके बैठ जाते हैं और ये कई दिहाइयों से होता है, कई साल लगते हैं। और फिर जब सर्दियों के अंदर पानी का जो बहाव जब कम होता है तो लोग फिर उधर जाके उसको एक्सकवेट करने की कोशिश करते हैं। 800 अरब जो है वो जमीन के नीचे दफन है जी। तो आपने फिर इसके लिए क्या करना क्या चाहिए? यानी इस वक्त जो हुकूमत है पंजाब की वो तो मालामाल हो जाएगी। देखिए इसमें बुनियादी तौर पे तो ये कि इसके 9 ब्लॉक्स बने हैं। उसमें जो एक ब्लॉक जहाँ तक मुझे याद है जो सबसे छोटा ब्लॉक है वो 35 अरब रुपए के उसमें सोने के ज़खायर हैं। जो सबसे बड़ा ब्लॉक है उसमें तकरीबन 155 अरब रुपए के सोने के ज़खायर हैं। तो इनको ओपन बिडिंग में लेके आना चाहिए और हमने ये कोशिश की थी कि हम इसको SIFC के पास ले जाएं और इसमें अगर कोई दोस्त मुल्क हमारा जो है हमें मदद करना चाहता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, लेकिन ये कि अगर कोई फ्रेंडली कंट्री है जो हमें बेहतर हेल्प कर सकता है। और एक जो इसमें और बहुत जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन वाले भी तो आपके पास आए थे ना, उन्होंने भी तो रब्ता किया था। तो हम क्यों बाहर से क्यों, मतलब यानी अगर इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी या ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है तो फिर जो मकामी लोग हैं वही क्यों ना कर लें इसमें? ये बहुत अच्छा आपका पॉइंट है। देखें कि पाकिस्तान में आज बदकिस्मती से जो मेजॉरिटी गोल्ड आता है वो स्मगलिंग के थ्रू आता है और जो गोल्ड और ज्वेलर एसोसिएशन है इनके लोगों ने यही कहा कि हम तैयार हैं, आप हमें ये ब्लॉक्स दें और हम इधर माइनिंग करेंगे और हम पाकिस्तान का ब्रांडेड सोना जो है वो बनाएंगे पाकिस्तान की मार्केट के लिए भी और दुनिया में भी हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। फिर ये मुमकिन है? बिल्कुल जी। इसमें जो है ना वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे और इसको मेरे ख्याल से आगे वाले जो स्टेप्स हैं उसमें फौरी लेके जाना चाहिए। और जो पब्लिक कितना अरसा लग सकता है ये सोने को निकालने में और कितने साल पे फैला हुआ होगा ये मामला जो है? शामी साहब देखिए जो सोना है ना वो तो पिछले कुछ सालों से चोरी हो रहा है। अच्छा। नंबर 1 तो हुकूमत को चाहिए कि इसको चोरी होने से बचाए। गैर कानूनी तौर पे निकाला जा रहा है, गैर कानूनी तौर पे निकाला जा रहा है और हमने यही किया कि डिस्ट्रिक्ट एक माइंस मिनरल कमेटी बना दी DC की सरबराही में और हमने कहा कि आपने इंश्योर करना है कि इधर से सोना चोरी ना हो। क्योंकि लोग फ़र्ज़ करें एक आदमी है जिसके पास एक एक्सकेवेटर को किराए पे लेने के पैसे हैं, वो भी अपना एक्सकेवेटर लेके उधर पहुंचा हुआ था दरिया पे 15-15 हज़ार रुपए देके वो भी दिन के लाखों रुपए वहां से बना रहा था। आपने ये सारा कुछ तो कर लिया लेकिन काम का आगाज नहीं हो सका। अब इसमें कैसे हो सकता है, तेज रफ्तारी से काम कैसे हो सकता है? इस पे यही है कि देखिए हाईएस्ट लेवल पे इस पे मीटिंग्स होनी चाहिए, वीकली इस पे फॉलो अप लें और उसको जो चीफ मिनिस्टर ऑक्शन के लेवल पे एडवर्टाइजमेंट इसकी होनी है, इसका ऑक्शन होना है, इसके रूल्स बनने हैं, जो इसमें ट्रांसपेरेंसी है A to Z जो हुकूमत ने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है वो उसको करे और जल्द से जल्द इसको मटेरियलाइज करे। नहीं, हुकूमत को तो चाहिए था कि आपसे रब्ता करती और देखती कि आपने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की हुई है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है। ये तो 1 साल गुजर गया तो अभी तो कुछ ने कुछ किया। हमें तो इंडियन मीडिया से ये वावेला जो सुन के तो आज आपको हमने रहमत दी है कि आपसे बात करें। इंडियन मीडिया कह रहा है कि जनाब इनके तो जो बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं कि जनाब इनकी जो दिवालिया हो चुका है
पाकिस्तान, उसको सोने के ज़खायर मिल गए बैंकरप्ट पाकिस्तान, तो तंजिया बातें हैं, लेकिन बड़ी तेज रफ्तारी से हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट वहां पर इन्हीं को किया जा रहा है, यानी जो खबर तो उन्होंने खैर डेली पार्लियामेंट से उठाई है जो यहाँ का है, इंडियन मीडिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शामी साहब देखें, हमारे पास येलो गोल्ड तो है, लेकिन इसके साथ साथ वाइट गोल्ड भी है जो कि सॉल्ट की शक्ल में हमारे पास है, और ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट डिपॉजिट है। एक जगह है वर्चा, सिर्फ उधर हमारे पास सॉल्ट का 2 बिलियन टन का रिजर्व है। ये आप कलर कहार से तकरीबन 40-50 किलोमीटर वेस्ट पे है, और इधर आप अगर जाएं तो वो $10 का 1 टन बेच रहे हैं, और वही सॉल्ट अमेरिका के अंदर $10 का किलो बिक रहा है। तो पाकिस्तान तो अल्लाह ताला ने, हम कैसा कर रहे हैं ये इसमें तो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग के, एक्सपोर्ट मार्केट्स के इश्यूज हैं, और हमने जब पता किया तो इंडियन दुबई के थ्रू पाकिस्तान का सॉल्ट खरीद के पूरी दुनिया में बेच रहे थे। तो हम क्या काम नहीं कर सकते इसमें? देखें, बुनियादी तौर पे तो पाकिस्तान को GI जो है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होती है, उसके ऊपर फौरी तौर पे स्ट्रिक्टली उस पर अमल करने की ज़रूरत है कि इसको डिक्लेयर करे कि ये पाकिस्तानी सॉल्ट है। वो एक हद तक हुआ भी है कि अब उसको हिमालयन पिंक सॉल्ट कहा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी जो इंडस्ट्री है, जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, और SIFC भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, तो आगे बिल्कुल जो है पाकिस्तान इसमें से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। मगर ये एक इतनी अहम बात है कि इस तरफ तो मेरा ख्याल पूरी तवज्जो हो जानी चाहिए, कान खड़े होने चाहिए हर एक के, जिसके पास थोड़ा सा इख्तियार भी है। अच्छा, आपने एक तजवीज़ ये भी पेश की है कि सूबों की तादाद में इजाफा कर दिया जाए। आज अली अमीन गंडापुर ने भी इसकी तायद की है, यानी उन्होंने भी अपने तौर पर यह बात कही है। तो इस वक्त आपको कैसे ख्याल आया ये? देखिए, मेरा तो कुछ 1 साल का तजुर्बा था हुकूमत में। हमने देखा, और मेरी अपनी ज़ाती राय ये थी कि पंजाब जो है जिस स्केल का सूबा बन गया है, ये अब अनगवर्नेबल है। आप लाहौर से अगर सोचें कि आपने राजनपुर के मसाइल हल करने हैं जो कि 571 किलोमीटर दूर है, आप लाहौर से सोचें कि आपने मरी के मसाइल हल करने हैं जिसको आपको पहुंचने में ही 5-5.5 घंटे लगेंगे, तो ये जो है गवर्नेंस का मॉडल है ही नहीं दुनिया में कहीं। आप ईरान में देखें, उन्होंने 31 सूबे बना दिए, तुर्की के अंदर 80 सूबे हैं, अमेरिका 32 करोड़ का मुल्क है, उधर 50 स्टेट्स हैं। तो दुनिया में जिस तरह आबादी बढ़ती गई, उन्होंने गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए स्टेट्स बना दी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है वो आप ये करेंगे कि सूबे बना किस तरह सकते हैं, लसानियत की बुनियाद पे बनेंगे, किस बुनियाद पे बनेंगे? तो मैं ये कहता हूं कि जो आपके डिवीजन्स हैं, आप सिंपली उनको प्रोविंस डिक्लेयर कर दें, आपके सारे मसले वहां से हल हो जाएंगे। आपके डिवीजन का चीफ मिनिस्टर होगा जी। अब आप देखिए मसला क्या है, इंडिया में तो उन्होंने करता है वो लिसानी बुनियादों पे सूबा बनाते हैं, और सिंपल एक रेजोल्यूशन आता है लोकसभा का और सूबा बन जाता है। पाकिस्तान में उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया प्रोसेस कि 2/3 मेजॉरिटी पहले तो उस प्रोविंशियल असेंबली की होनी चाहिए जो सूबा जहां बनेगा, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, 2/3 अक्सरियत फिर चाहिए। तो इस वजह से ये इतना मुश्किल प्रोसेस हो गया है, इसका क्या इलाज है? इसमें तो ये देखें, सियासी जमातों को ये देखने की ज़रूरत है कि मुल्की मुफाद मुकद्दम है या अपना सियासी मुफाद मुकद्दम है उनको। तो अगर वो देखें कि मुल्क को क्या चाहिए, मुल्क की क्या ज़रूरत है, क्या मुल्क आज एडमिनिस्टर हो रहा है, मुल्क में क्या गवर्नेंस का हमें कोई मसला नहीं है, क्या किसी भी सूबे का चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला आवाम के लिए एक्सेसिबल है, क्या वो इंसाफ कर सकता है अपनी आवाम से, या जो करोड़ों की आबादी उसके अंदर है, या जो उसकी सल्तनत आज उसको मिली हुई है जिस भी अपने सूबे की शक्ल में, तो उनको खुद जवाब मिल जाएगा कि सूबे बनने चाहिए कि नहीं। हमारे तो मियाँ अमर महमूद साहब जो हैं वो एक अरसे से यही बात कह रहे हैं। उन्होंने तो बाकायदा एक इस पर थीसिस लिखा है, एक यानी पूरा एक मकाला है तहकीकी, और जिसमें इस बात का जोर दिया है। और आपने भी कई मुल्कों की मिसालें दी हैं अपने बयान में। तो बात यह है, मगर असल मसला ये आ जाता है कि सूबे बनाए कैसे जाए। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब उन्होंने एक कमीशन कायम किया ना, मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी की क़यादत में, तो उस कमीशन ने ये रिपोर्ट की थी कि जनाब आप सूबे जो हैं उनकी तादाद में इजाफा कर दें। लेकिन फिर जनरल वो उस वक़्त मार्शल्ला के ज़रिए काम हो सकता था कि सूबे बना दिए जाते, फिर आने वाली असम्बली जो है उसको मंजूर कर लेती, जो बहुत सी दूसरी तरामीम हुई थी, लेकिन वो नहीं हो सका। तो बल्कि ये हुआ कि एक दफ़ा तो एक मीटिंग थी, उसमें जनरल ज़ियाउल हक से बहस शुरू हो गई इस बात पर कि सूबे बनाने चाहिए कि नहीं। तो हमारे तमाम जो सीनियर एडिटर्स मौजूद थे उन्होंने कहा नहीं बहुत देर हो गई है, अब आप इलेक्शन कराएं। तो मगर जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा आप सूबे बना दें,
हर कीमत पर। अच्छा। तो उन्होंने ऐसे पीछे हो गए और ठंडी हवा भरी, कहा कोई बंदा है खुदा आए तो ये सूबे बनाए। तो मैंने कहा जनाब आप ही बंदे बन जाए। तो उनका बात ये थी कि जब आखिरी हुआ ना, ये 84 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त अगर उनको ख्याल पहले आ जाता फिर वहीं के वहीं मामला रह गया। तो अब जो सियासी जमातें हैं उनको इस पे कंसेंसस करना चाहिए, गौर तो करना चाहिए ना। अब इसमें देखें, एक जो सबसे बड़ा इशू है वो है कुछ इलाकों की डेप्रिवेशन का। अब कुछ सालों तक साउथ पंजाब की जो पॉपुलेशन थी वो 33% थी, बजट उसको 21% मिलता था और एंड में डिस्पर्स होता था 6%। तो उस इलाके के जो लोग हैं उनको महरूमी का एहसास हुआ और उन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन ये कि हर इलाके में ये इशू है कि आप लाहौर के अंदर पूरे पंजाब का बजट लगा देते हैं, आप जो है वो इंटीरियर सिंध में पूरे सिंध का बजट लगा देते हैं और कराची को आप नहीं पूछते। तो इस तरह के जो मसाइल हैं इनका भी हल इसी में है कि जब सूबा होगा तो आपने NFC अवार्ड भी कोई नया डिज़ाइन नहीं करना, जो जिसकी आबादी होगी उसको वो उसके पैसे उसके वसाइल मिल जाएंगे और वो उधर ही लगेंगे। ये नहीं होगा कि आपके पास इधर अरबों खरबों रुपए के एक ही शहर में सारी इन्वेस्टमेंट हो जाए और बाकी सब जो है वो महरूम रहे। वसाइल की तकसीम जो है वो तो सूबे बनाए बगैर भी हो सकती है कि अगर आप अपने NFC बना दें, NFC अवार्ड जो है सूबे भी बना दें NFC के लिए, तो वो उसमें तकसीम कर दें वसाइल को ज़िलों के अंदर, मगर ऐसा होता नहीं है। देखें, ये अगर शामी साहब आपका अच्छी तजवीज़ है, लेकिन अगर ये हो भी जाए तो फिर भी उनको रिलीज़ करवाने पैसे अपने लाहौर ही आना पड़ेगा। तो ये जो समझे कुछ लोग कहते हैं तख्ते लाहौर है या बाकी जो सूबे के जो हर जगह तख्त है ना, तो ये तख्ते पेशावर है, तख्ते लाहौर है, इससे तख्ते सिंध है जी, जो कराची में है। इससे महरूमियाँ बढ़ रही हैं और अवाम जो है, कोयटा भी है जी जी बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे देखें कि महरूमियाँ बढ़ रही हैं और अवाम जो है वो पिस रही है। और जो पाकिस्तान की फेडरेशन है, सबसे जो अहम बात है वो ये कि पाकिस्तान की फेडरेशन इससे कमज़ोर हो रही है। तो आपको कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि काम हो जाए। इंशाल्लाह मेरे ख्याल से तो सियासी लोगों का काम है, हम तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हैं, तजुर्बा रखते हैं, कुछ ख्याल है तो हमने शेयर किया, लेकिन मेरे ख्याल से सियासी लोग बैठेंगे तो ज़रूर इसका हल निकाल सकते हैं। तो गैर सियासी अफरादी मिल जाएं, वो मुतालबा शुरू कर दें। इंशाल्लाह देखें, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। बिल्कुल ठीक है, चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम मुराद साहब, आप हमारे साथ यहाँ पर। सर 2-3 मिनट रह गए, एक ख़बर आई थी, मैंने कहा वो आपसे सर ज़रा डिस्कस कर लें कि इसराइल जो है मंसूबा बना रहा है और उसने सोशल मीडिया ने एक नक्शा जारी कर दिया। हाँ जी, उसमें उर्दन भी शाम भी उनका हिस्सा है। ये तो ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर इसराइल तो पूरे आलम अरब में इस पर तनकीद हुई है, एहतजाज हुआ है, सऊदी अरब ने भी, पूरी दुनिया पे होना चाहिए। अभी इस तरह से तो तरद्दुद तकसीम नहीं हो सकती ना, यहाँ बनाई नहीं जा सकती। मगर ऐसे इसराइल के अज़ाइम कैसे हैं, तो आलम इस्लाम को मुत्तहिद होना चाहिए। मुत्तहिद मैं समझता हूँ एक दफ़ाई मुआहदा कर लेना चाहिए। अच्छा, कि आलम इस्लाम को, क्योंकि अगर ये जो अभी तो गजा में कोई हाथ नहीं रोक रहा उसका, हाँ जी, इसराइल का, तो उसका हाथ रोकने की ज़रूरत है, रुकता नहीं तो फिर तोड़ने की ज़रूरत है। और ये इस तरह तो आप पूरी दुनिया में एक कोहराम मचा देंगे, एक बहरान पैदा हो जाएगा। तो मगर इसराइल जो है उसको ये जुर्रत कैसे हुई, उसकी आबादी, उसके पास तो आबादी नहीं है, वो कब्जा का, अब उसके पास तो कब्जा, उसका अपना दस्तूर जो है उसमें फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो अरब रहते हैं उनको बुनियादी हुकूक ना मिल जाए। तो ऐसा मुल्क जो है इस तरह के ऊटपटांग मंसूबे बना रहा है और ख्वाब देख रहा है। इसलिए हमें ज़रूरत है आलमी इस्लाम सिर्फ लिप सर्विस ना करे, वो इकदाम करे और एक डिफेंस पैक्ट में ढल जाए, डिफेंस पैक्ट बना ले, सारे मुत्तहिद हो गए हैं एक दफाई तौर पर। चलें, अल्लाह करे कि सर ऐसा वक्त आए। 7 जनवरी जाते जाते हकीम मोहम्मद सईद साहब, उनकी आज मोहम्मद सईद साहब का जन्मदिन है। हाँ जी, आज क्या खूब आदमी थे, पाकिस्तान को क्या कुछ दे गए, और मशरकी जो तिब्बे मशरक है उसको तो एक जिंदा कर दिया उन्होंने, और हमदर्द का अदारा, और ख़ुद अपनी ज़ात पे कोई पैसा खर्च नहीं करते थे। एक उनका जो दफ्तर था वही उनका बेडरूम था, वही उनका ड्राइंग रूम था, वही उनका ऑफिस था, और जो कुछ कमाया है तालीम पर लगाया है, तिब्बे मशरकी उसको आगे बढ़ाने पे लगाया है, और कमाल आदमी थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। सर 90 की यानी कि ये दहाई की बात है, गालिबन कॉलेज में था, तो मैं उसी इलाके में रहता था कराची में जहाँ पर जो है वो उनकी रिहाइश थी। तो एक दिन मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, सामने से एक गाड़ी आ रही थी और
अचानक मेरी नज़र पड़ी तो गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठे थे, हालांकि गवर्नर थे उस वक्त वो, और सादगी का ये आलम कि कोई गार्ड नहीं, कुछ नहीं, ड्राइवर बैठा है और साथ में वो फ्रंट सीट के ऊपर बैठे हुए। अरबों का कल्चर, मुसलमानों का कल्चर नहीं है कि हम पिछली नशिस्त में बैठे। अरबों में भी रवायत नहीं है। अच्छा। तो हमारा कल्चर भूलते जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने गवर्नर सिंध के तौर पर भी बड़ी खिदमत अंजाम दी। फिर हमदर्द को कहाँ से रखा, चंद पैसे रुपए लेके आए थे यहाँ, पाकिस्तान जब बना है, और अपनी मेहनत से और हिम्मत से पूरी एक सल्तनत खड़ी कर दी, और तालीम के मैदान में भी कमाल काम किया। उनको जो हमदर्द यूनिवर्सिटी है, फिर बच्चों के लिए रिसाला नौनिहाल हमदर्द बहुत पढ़ा है, बिल्कुल वो अपना एक उसने तरबियत का काम किया। और फिर तिब्बे मशरिक को जिस तरह आगे बढ़ाया है, तो ऐसे एक ऐसा शख्स था जो पता नहीं लाखों अफराद का काम अकेला कर गया। हमदर्द था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनको किस सफ़ाक शख्स ने गोली मार दी, 98 में। उनको पीछे जो 17 अक्टूबर 1998, अल्लाह ताला उनको गारत करे। बहुत से तो गारत हो भी चुके हैं, और हकीम साहब के दर्जात बुलंद करे। वो यकीन हमने शहीद पाकिस्तान कहते हैं, वो पाकिस्तान के लिए शहीद हो गए, और पाकिस्तान को याद करता है, उनको सलाम करता है। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।